वेलकम एवरीवन। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं, ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स है जिसमें टोटल 11 वीडियोस में हमने HTML सीख लिया है जितना रिक्वायर्ड है। अब हम मूव कर रहे हैं CSS की तरफ। CSS के बाद हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट का यूज़ वेब डेवलपमेंट में, देन मूव करेंगे बैकएंड की तरफ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। CSS के सिलेबस की बात करें तो पहले हम कुछ डिफरेंट टाइप के CSS प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। साथ में हम वेब पेजेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक हेडर, नेविगेशन मेन्यू, साइड मेन्यू, फुटर, ये सब बनाते हुए अदर CSS प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। जब फ्लोट समझ लेंगे तो फ्लोट की हेल्प से एक छोटा सा ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट करेंगे। देन अगेन अदर CSS प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। देन फ्लेक्सबॉक्स कंप्लीट होने के बाद अगेन एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे फ्लेक्सबॉक्स की हेल्प से। देन बात करेंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की, और जो हमने फ्लेक्सबॉक्स और फ्लोट की हेल्प से वेबसाइट बना रखा है उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। रिस्पॉन्सिव मतलब किसी भी डिवाइस में, चाहे फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप, हर जगह हमारी वेबसाइट अच्छे से शो होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे CSS ग्रिड के बारे में, और ग्रिड की हेल्प से अगेन एक वेबसाइट बनाएंगे जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी। लास्ट में SAS के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ CSS से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस आती रहेंगी। जावास्क्रिप्ट के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे चीज़ें मैसअप ना हो और आपको इजी हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को समझने में और उसको सीखने में। सो ये है CSS का कंप्लीट सिलेबस। अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको भी ऐड कर दूंगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे CSS के डिफरेंट टाइप्स और सेलेक्टर्स के बारे में। मैंने VS कोड को HTML ट्यूटोरियल फोल्डर में ओपन कर लिया है। तो मैं एक index.html नाम की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने टाइटल चेंज करके टाइप्स ऑफ CSS एंड सेलेक्टर्स कर दिया है। MDN की तरफ से आप कह सकते हो ये एक CSS का डेफिनेशन है। CSS बेसिकली एक स्टाइल शीट लैंग्वेज होता है जो डिस्क्राइब करता है प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। बेसिकली CSS की हेल्प से हम अपने वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाते हैं, मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेटफ्लिक्स की वेबसाइट विद CSS कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अगर बिना CSS के देखें तो आप देख सकते हो ये वेबसाइट कितनी बेकार दिख रही है। इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है CSS के बिना और CSS के साथ वेबसाइट्स का। हमें CSS का यूज़ तो समझ में आ गया कि CSS की नीड क्या है। अब बात करते हैं CSS के टाइप्स की, या मुझे कहना चाहिए CSS इम्प्लीमेंटेशन के टाइप्स। CSS तो एक ही है बट हम कहते हैं CSS के 3 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन हाउ वी इम्प्लीमेंट CSS। फॉर एग्जांपल मैं एक P टैग यूज़ करता हूँ, इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ रैंडम, और यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ स्टाइल, और इसके अंदर कलर प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू होगी रेड। तो मैंने यहाँ पे P एलिमेंट के अंदर ही स्टाइलिंग यूज़ किया, तो इसको बोलेंगे इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं और उसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू देते हैं। सेम काम मैं इंटरनल CSS से करता हूँ, तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा हेड टैग के अंदर, और यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं स्टाइल टैग को, और इसके अंदर पहले मुझे बताना पड़ेगा कि किस एलिमेंट में मैं स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे P टैग है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँगा P, फिर कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मुझे अगेन प्रॉपर्टी और वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कलर, और इसकी वैल्यू ग्रीन। इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब अगर वेबसाइट में देखेंगे तो इसका कलर ग्रीन हो चुका है। तो ये होता है इंटरनल CSS। अगर हम स्टाइल टैग का यूज़ कर रहे हैं हेड टैग के अंदर तो वो कहलाएगा इंटरनल CSS, और अगर किसी एलिमेंट के अंदर ये स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम स्टाइलिंग कर रहे हैं तो वो इनलाइन CSS कहलाएगा। बाय द वे किसी भी CSS का सिंपल सा एक सिंटेक्स होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्टर, उसके बाद से कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लिखते हैं प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू और सेमीकोलन। और CSS में कमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और इसको एंड भी करेंगे स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से। सेम सिंटेक्स यहाँ भी यूज़ हो रहा है। पहले हमने P लिखा, यानी कि हम P टैग को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद से यहाँ पे प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। और जब हमने इनलाइन CSS यूज़ किया था तो नॉर्मली जैसे हम किसी भी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं किसी एलिमेंट में, पहले हम एट्रीब्यूट का नाम देते हैं, उसके बाद से इक्वल टू और डबल कोट के अंदर वैल्यू देते हैं। लेकिन इनलाइन CSS के केस में पहले हम प्रॉपर्टी देंगे और उसके बाद से उसकी वैल्यू होगी। इनलाइन CSS हो गया और इंटरनल CSS हो गया। एक्सटर्नल CSS भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सटर्नल मतलब बस हम इस CSS को किसी दूसरे फाइल में सेव करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर पहले क्रिएट करता हूँ। बाय द वे जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है
एक हमारा HTML का इंडेक्स फाइल होता है और CSS के फाइल्स को स्टोर करने के लिए हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं CSS, और इसके अंदर हम फिर फाइल क्रिएट करते हैं अपने स्टाइलिंग का। तो उसका नाम हम जनरली style.css ही रखते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। सो अब मुझे बस इस कोड को यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ पे कर देना है पेस्ट, बस इतना सा काम है। बस एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमने कोड को एक सेपरेट फाइल में सेव किया है तो हमें इस फाइल को अपने HTML के फाइल से लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिंक टैग को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक और कोलन CSS। तो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। रिलेशन एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि हमारा CSS का जो फाइल है उससे रिलेशन क्या है, तो स्टाइल शीट है। और href डिफाइन करता है कि हमारा जो CSS का फ़ाइल पड़ा हुआ है वो किस लोकेशन पे है। क्योंकि मैंने एक डिफरेंट फ़ोल्डर बना रखा है तो मुझे उसका पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे $/CSS और / फिर style.css। डॉट का मतलब हुआ सेम फोल्डर में, मतलब HTML ट्यूटोरियल के फ़ोल्डर में ही, और CSS नेक्स्ट फोल्डर का नाम और उसके बाद से अपने फ़ाइल का नाम। सो एक्सटर्नल CSS हमारे HTML फाइल से लिंक हो चुका है। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए और इसको भी हटा देता हूँ। और यहाँ पे इस बार कलर डिफरेंट दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू। इसको ब्राउज़र में देखते हैं तो हमारा टेक्स्ट का कलर ब्लू हो चुका है, मतलब हमारा एक्सटर्नल CSS सक्सेसफुली लिंक हो चुका है हमारी फाइल से। सो ये थे ऑल 3 टाइप्स ऑफ CSS: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अब बात आती है CSS सेलेक्टर्स की। तो सेलेक्टर्स कुछ नहीं, नेम से ही पता चल रहा है, जिससे किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे अभी हमने एक सेलेक्टर को यूज़ किया, एलिमेंट सेलेक्टर। डायरेक्टली हमने यहाँ पे एलिमेंट का नेम लिख लिया। अब मान लो मल्टीपल P टैग्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं और P टैग्स को क्रिएट कर लेता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे 3 P टैग्स हैं और मैंने अप्लाई कर रखा है P टैग में ब्लू कलर। तो मैं वेबसाइट पे देखूँ तो यहाँ पे तीनों टैग्स का कलर ब्लू हो चुका है, बट मैं चाहता हूँ इनमें से किसी एक लाइन का कलर ब्लू हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वाले का। तो मैं तो यहाँ पे ID दे सकता हूँ या फिर क्लास दे सकता हूँ। ID आपको पता ही है यूनिक होता है, मतलब एक ID एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, जबकि क्लास मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ID दे दिया फर्स्ट। सो ID को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हैश और ID का नेम, फिर करली ब्रेसेस, और उसके बाद से हम प्रॉपर्टी लिखेंगे जैसे कलर, और वैल्यू दे देता हूँ ब्राउन। सो आप यहाँ देखोगे फर्स्ट लाइन का कलर ब्राउन हो चुका है, बट बाकी 2 लाइंस ब्लू कलर में, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ उनका कलर चेंज कर रखा है। तो ये होता है ID सेलेक्टर। ऐसे ही हम यूज़ कर सकते हैं क्लास सेलेक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ सेक। तो क्लास को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट, उसके बाद से क्लास का नेम, करली ब्रेसेस, और फिर प्रॉपर्टी का नेम और वैल्यू। सो इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो इसका कलर ब्लू वॉयलेट हो चुका है। तो इसको कहते हैं क्लास सेलेक्टर और इसको कहते हैं ID सेलेक्टर, और ये हो गया एलिमेंट सेलेक्टर। एक चीज़ और, क्योंकि हम CSS में बहुत सारी स्टाइलिंग लिखते हैं तो बेटर प्रैक्टिस यही है कि हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ करें, एक सेपरेट फाइल बनाएं और वहाँ पे अपनी CSS को लिखें। क्योंकि हम डायरेक्टली HTML के फाइल में अपनी CSS को लिखेंगे तो बहुत सारा कोड हो जाएगा और उसको मेंटेन करना इजी नहीं रहेगा। और एक फ़ायदा और है एक्सटर्नल CSS यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट वेब पेजेस हैं तो आप सेम स्टाइल को डिफरेंट जगह पे लिंक कर सकते हो। सो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट सेलेक्टर होता है हमारे पास एट्रीब्यूट सेलेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं कुछ H2 टैग्स को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 H2 टैग्स को क्रिएट कर लिया है। अब मैं फॉर एग्जांपल सेकंड वाले को एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ लैंग, और इसकी वैल्यू EN, मतलब इंग्लिश। अभी इसको ब्राउज़र में देखते हैं तो सभी H2 टैग्स के कलर ब्लैक आ रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो इस लैंग एट्रीब्यूट को यूज़ करके सिर्फ इस H2 को सेलेक्ट करके इस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा H2, फिर यूज़ करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसमें मैं उस एट्रीब्यूट का नाम लिखूँगा लैंग, फिर कर्ली ब्रेसेस, और प्रॉपर्टीज़ में कलर, उसका कलर होगा रेड। तो आप देखोगे सिर्फ उस H2 का कलर रेड हुआ है जिसमें लैंग एट्रीब्यूट था। तो ऐसे यूज़ करते हैं हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर को। एट्रीब्यूट सेलेक्टर के और भी सिंटैक्स हैं, यहाँ आप देख सकते हो डिफरेंट सिंटैक्स को, बट मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ उतने ही सिखा रहा हूँ जितने रिक्वायर्ड है, जितना हम जनरली यूज़ करते हैं। बट फिर भी अगर आप चाहते हो और डिटेल में पढ़ना तो आप इस वेबसाइट पे विज़िट करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर से HTML का हर एक एलिमेंट सेलेक्ट हो जाता है।
इसका यूज़ हम मोस्टली डिफ़ॉल्ट CSS को क्लियर करने के लिए करते हैं ताकि हम खुद से सारी स्टाइलिंग कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखोगे ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्पेसिंग आ रही है, यहाँ पे कुछ पैडिंग है और इन लाइंस के बीच में भी कुछ स्पेस है। तो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट इनको कुछ स्टाइलिंग दे रहा है। उसको क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को। इसको हम मोस्टली एकदम स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ करने के लिए यूज़ करना पड़ता है एस्टरिस्क और कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं पैडिंग यूज़ करता हूँ, इसको कर देता हूँ 0 और मार्जिन भी कर देता हूँ 0। इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। सो यहाँ आप देखोगे जो स्पेस था एक्स्ट्रा वो चला गया है, लाइन्स के बीच में भी एक्स्ट्रा स्पेस जो था वो चला गया है। तो इस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट CSS को क्लियर करते हैं। फ़िलहाल के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट है ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ID डिफ़ाइन किया है फर्स्ट और क्लास यूज़ किया हूँ सेक, और यहाँ स्टाइलिंग में मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके कलर अप्लाई कर रहा हूँ। बट ग्रुपिंग सेलेक्टर से हम ये दोनों सेपरेट लाइन में लिखने के बजाय एक ही जगह पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बस यूज़ करना पड़ेगा कॉमा, उसके बाद से मैं इस क्लास को यूज़ कर लूँगा। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इस पी टैग जिसकी ID है फर्स्ट और जिसका क्लास है सेक, इन दोनों पे कलर अप्लाई हो जाएगा ब्राउन। यहाँ पे देख सकते हो दोनों लाइन का कलर चेंज होकर ब्राउन हो चुका है। तो ऐसे हम मल्टीपल सेलेक्टर्स को एक ग्रुप बना करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट्स। तो इसको समझाने के लिए मैं एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक एंकर टैग यूज़ करके लिंक क्रिएट कर लिया है। एक लिंक के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, जैसे होवर स्टेट होता है जब हम किसी लिंक पे होवर कर रहे होते हैं, एक होता है जब हम उस लिंक पे विज़िट कर चुके होते हैं तो उसको विजिटेड स्टेट बोलते हैं। तो उन डिफरेंट स्टेट्स पे भी हम स्टाइलिंग को अप्लाई कर सकते हैं सूडो क्लास की हेल्प से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ए टैग है, तो मैं एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा ए, उसके बाद से सूडो क्लास यूज़ करना है तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा कोलन, और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट सजेशंस आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा होवर। होवर एक सूडो क्लास है, जब हम किसी लिंक पे होवर करते हैं तो किस टाइप की स्टाइलिंग होनी चाहिए। अभी अगर मैं वेब पेज को दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे इस लिंक का कलर थोड़ा पर्पल आ रहा है और इस पर मैं होवर कर रहा हूँ तो कोई चेंज नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँ इसका और इसको कर दूँ रेड, सो अभी भी इसका कलर पर्पल ही है, लेकिन जब मैं इस पर होवर करूँगा तो इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। तो ये है लिंक का होवर स्टेट। सो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं सूडो क्लासेस को। इसी तरीके से सूडो एलिमेंट्स होते हैं। सूडो एलिमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं डबल कोलन, उसके बाद से सूडो एलिमेंट का नाम। तो यहाँ पे सजेशन में देख सकते हो डिफरेंट सूडो एलिमेंट्स हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, फ़िलहाल के लिए इसको रहने देते हैं। सेलेक्टर्स में कुछ कॉम्बिनेटर्स भी होते हैं, जैसे डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। कुछ और कॉम्बिनेटर्स हैं जैसे चाइल्ड कॉम्बिनेटर, जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर और एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। तो इनका यूज़ हम ज़्यादा नहीं करते, बट डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर का यूज़ हम मोस्टली करते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिव क्रिएट कर रखा है। इस डिव के अंदर 2 H2 टैग हैं और 3 P टैग हैं, और इस डिव के अंदर अगेन एक डिव है जिसके अंदर एक P टैग है, और इस डिव के बाहर एक P टैग यूज़ कर रखा हूँ। तो मैं चाहता हूँ इस डिव के अंदर एक और डिव है, उसके अंदर एक P टैग है, सिर्फ उसका कलर चेंज हो या फिर उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो। इसको मैंने एक क्लास भी दे दिया है सेकेंड डिव। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिव। डिव मतलब ये वाला डिव, और स्पेस, स्पेस मतलब इसके अंदर, इस डिव के अंदर, इस डिव के अंदर एक और डिव है जिसकी क्लास है सेकेंड डिव, यानी ये वाला डिव। मतलब इस डिव के अंदर एक और डिव है जिसकी क्लास है सेकेंड डिव, इसके अंदर एक P टैग है। इसके लिए मुझे एक और स्पेस यूज़ करना पड़ेगा, और फिर डायरेक्ट एलिमेंट का नेम, या फिर अगर आपने क्लास दे रखा है तो क्लास का भी नेम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P, फिर कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर स्टाइलिंग। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर अगेन चेंज करता हूँ, इसको कर देता हूँ रेड। सो यहाँ पे उस P टैग का कलर चेंज हो चुका है। मतलब ये वाली डिव इसके डिसेंडेंट है और ये P टैग इस डिव के डिसेंडेंट है। तो डिसेंडेंट के लिए हमने यूज़ किया स्पेस को। नेक्स्ट कॉम्बिनेटर है चाइल्ड कॉम्बिनेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिव स्पेस चाइल्ड कॉम्बिनेटर के लिए यूज़ करते हैं ग्रेटर देन सिंबल। P टैग पे स्टाइलिंग करनी है मुझे, और इसका कलर चेंज करके कर दूंगा ग्रीन येलो। तो यहाँ पे देखोगे इन P टैग का कलर चेंज हो चुका है ग्रीन येलो, जबकि इस P टैग का कलर चेंज नहीं हुआ। तो इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो मैं कह रहा हूँ वो सारे डिव जिसका डायरेक्ट चाइल्ड एक P टैग है उसका कलर चेंज करके कर दो ग्रीन येलो। तो ये P टैग इस डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है,
ये दोनों पी टैग और ये वाला पी टैग भी इस डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है और ये पी टैग भी इस डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है, इसलिए इसका कलर चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्पैन टैग यूज़ करता हूँ और इसके अंदर एक पी टैग यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी इन स्पैन, तो यहाँ देखोगे आप इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इस पी टैग का कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये पी टैग किसी भी डिव का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। तो डिव के सभी पी टैग जो डायरेक्ट चाइल्ड हैं डिव के, उनका कलर चेंज हो चुका है, जबकि जो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, जैसे ये पी टैग, ये किसी भी डिव के अंदर नहीं है और ये पी टैग किसी भी डिव का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए इन दोनों का कलर चेंज नहीं हुआ। बाकी जो भी पी टैग्स थे जो डिव के डायरेक्ट चाइल्ड थे उनका कलर चेंज हो गया। कॉम्बिनेटर्स को एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर्स की बात करें तो उसमें हमें सिर्फ यूज़ करना पड़ता है एक स्पेस को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँगा डिव स्पेस पी, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी स्टाइलिंग, तो स्पेस यूज़ करते हैं डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर में। तो इसका मतलब है डिव के अंदर जो पी टैग है, यानी इस डिव के अंदर ये पी टैग है, इस डिव के अंदर ये पी टैग है, तो इस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। इस पर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये किसी डिव के अंदर नहीं है। तो ये है डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर। नेक्स्ट था चाइल्ड कॉम्बिनेटर। चाइल्ड कॉम्बिनेटर के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेटर दैन सिंबल को। चाइल्ड कॉम्बिनेटर का मतलब है कि जो भी डायरेक्ट चाइल्ड होंगे पेरेंट के, उस पर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं कह रहा हूँ कि डिव का जो भी चाइल्ड है पैराग्राफ, उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल मैं कलर इसका कर दूंगा रेड, तो यहाँ पे क्या होगा, इस डिव का ये डायरेक्ट चाइल्ड है, ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये इस स्पैन का चाइल्ड है। यहाँ पे ये पी इस बॉडी का डायरेक्ट चाइल्ड है, इस डिव का नहीं है। और इस डिव में बात करें तो यहाँ पे ये दोनों इस डिव के चाइल्ड हैं, साथ में ये पैराग्राफ भी इस डिव का चाइल्ड है और ये इस डिव के बाहर है। तो सिर्फ इन पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी, बाकी पी टैग्स पे अप्लाई नहीं होगी। जैसे यहाँ ब्राउज़र में दे सकते हो फर्स्ट डिव फर्स्ट पैरा, इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हुई, इस पे अप्लाई नहीं हुई। वैसे ही सेकेंड डिव में फर्स्ट पैराग्राफ इन सेकेंड डिव, इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हुई, सेकेंड पैरा पे भी अप्लाई हुआ, इस पे भी अप्लाई हुआ। जो भी डिव के डायरेक्ट चाइल्ड्स थे उन पे अप्लाई हुआ स्टाइलिंग, बाकी सब पे अप्लाई नहीं हुआ। तो ये होता है चाइल्ड कॉम्बिनेटर। इसी तरीके से जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर की बात करें तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ टिल्ड से। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डिव के जो भी पैराग्राफ जनरल सिबलिंग्स हैं उसका कलर रेड हो जाए। तो इस केस में इस डिव का पैराग्राफ सिबलिंग कौन है, तो ये वाला पैराग्राफ है इसका सिबलिंग, और ये वाले तो इसके चाइल्ड हो गए, इस डिव के अंदर जो है वो उसके चाइल्ड हो गए। इसका सिबलिंग कौन हुआ, ये पैराग्राफ। वैसे ही इस डिव का सिबलिंग कौन हुआ, ये वाला पैराग्राफ। इसके अंदर जो भी पैराग्राफ है वो उस डिव के चाइल्ड हो गए। तो सिर्फ इन दोनों पैराग्राफ पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी। यहाँ आप देख सकते हो ब्राउज़र में लास्ट वाले पे रेड कलर हुआ और पैराग्राफ आफ्टर फर्स्ट डिव इसका कलर रेड हुआ। तो ये हो गया जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर। और एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर नेम से ही आप समझ जा रहे हो, जस्ट उसके बाद वाला। तो एडजेसेंट के लिए मुझे यहाँ प्लस यूज़ करना पड़ेगा और इसको मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ। सो एडजेसेंट के केस में क्या होगा, इस डिव के जस्ट बाद में सिर्फ ये पैराग्राफ है और इस डिव के जस्ट बाद में ये वाला है, तो इन दोनों पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी, बाकी पैराग्राफ्स पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हुई और इस पे अप्लाई हुई, बाकी सब पे नहीं हुई। तो जो जस्ट एडजेसेंट में होगा, जस्ट उसके बाद में होगा, उस पर स्टाइलिंग अप्लाई होगी, बाकी पे अप्लाई नहीं होगी। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंस्पेक्ट टूल से रूबरू करवाऊंगा और बॉक्स मॉडल के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।